हेलो बच्चों, मैं आपकी उर्मिला टीचर आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम लोग अभी पढ़ेंगे एसपी। एसपी में हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, चैप्टर 6 कंपनी की सभाएं। चैप्टर 5 हमारे हो चुके थे, नहीं सॉरी, हमारा चैप्टर 5 ही स्टार्ट होने वाला है। ई कम्युनिकेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से किस प्रकार से आपसी वार्तालाप होती है, हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो हमारा आज शुरू होगा ई कम्युनिकेशन, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसके चैप्टर 4 हमारे पूरे हो चुके हैं। दोनों हिस्सों में उधर भी 4 हो गया और इधर भी 4 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम पढ़ेंगे ई कम्युनिकेशन। हाँ, तो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये पीछे से पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि आगे का तो हमारा ये हो गया है, फिर हमारा क्या कि ये ज़्यादा हो जाएगा, पीछे का पार्ट हमारा रह जाएगा। तो आज हम पढ़ेंगे कंपनी के संचालक, यानी कंपनी के संचालक क्या है, इनके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 5, सब्जेक्ट एसपी, और चैप्टर हमारा होगा 5, जो हमारा पार्ट सेकंड का चैप्टर 5 है। कंपनी के संचालक किसे कहते हैं? कंपनी एक विशाल व्यावसायिक संकुल है, यानी कंपनी क्या है, एक बहुत बड़ा व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। कंपनी कहाँ होती है? जहाँ पर लोगों को व्यापार मिलता है, व्यवसाय मिलता है, वो कंपनी होती है। कंपनी चलाई शुरू भी की जाती है, कंपनी शुरू करने के लिए यानी व्यवसाय के लिए ही शुरू की जाती है। कंपनी का जन्म कंपनी कानून के प्रावधानों के अंतर्गत होता है। अब कंपनी के अंतर्गत जो भी प्रावधान है, जो भी नीति नियम है, उसके द्वारा ही कंपनी शुरू की जाती है। इसके लिए इसका व्यक्तित्व कृत्रिम होता है। अब व्यक्तियों के द्वारा ही कंपनी चलाई जाती है, तो कृत्रिम व्यक्तित्व भी किसका हुआ? कंपनी का ही होता है। वह अपने ढंग से काम नहीं कर सकती है। कंपनी खुद से काम कर सकती है? नहीं, उसको काम करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? व्यक्तियों को, क्योंकि व्यक्ति होंगे तो ये कंपनी चलेगी, और कंपनी में व्यक्ति यानी परिश्रम मेहनत जो भी करते हैं, जिस प्रकार से भी कार्य करते हैं, तो व्यवसाय को चलाने के लिए लोग व्यक्तियों का होना आवश्यक है। कंपनी की व्यवस्था स्वरूप में मालिकी अंशधारकों की संख्या भी विशाल होती है। अब कंपनी को अगर सही रूप से व्यवस्थित रखना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा मालिक, और मालिक के साथ में अंशधारकों की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि कंपनी क्या होती है? बहुत बड़ी होती है, उसमें पूंजी भी उतनी ही ज़्यादा लगती है। तो उसके लिए क्या होता है? पूंजी एकत्रित करने के लिए अंशधारी को उसमें लिया जाता है, इसीलिए उनकी संख्या भी इसमें ज़्यादा होती है। वे पूरे देश में फैले होते हैं कि जितने ज़्यादा अंश उस कंपनी के खरीदेंगे, उतने ही लोग बढ़ जाएंगे, इसीलिए पूरे देश में यह फैली हुई होती है। अंश हस्तांतरण पर कोई नियंत्रण न होने के कारण उसमें लगातार परिवर्तन भी होते हैं। अब अंशों का इसमें क्या हस्तांतरण भी किया जाता है। अगर व्यक्ति किसी एक व्यक्ति ने अंश लिए हों और वो किसी कारण से अपने अंशों को दूसरे व्यक्ति में हस्तांतरण करना चाहे, तो यह भी वो कर सकता है, यानी ऐसी भी परिवर्तन प्रक्रिया लगातार उसमें होती है। कंपनी का कद आकार भी विशाल होता है, जिससे क्या होता है? कंपनी काफ़ी बड़ी भी होती है और विस्तृत भी फैली हुई होती है। वर्तमान समय के परिप्रेक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन, गुणवत्ता युक्त वस्तुओं का उत्पादन और बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण विशिष्ट संचालकीय धैर्य, सांख्यिकी,
ज़रूरत खड़ी होती है। आज क्या हो गया कि अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार, लोगों का व्यापार किससे बहुत फैला हुआ है, तो इसके अंतर्गत अगर अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेंगे, हमारा व्यवसाय है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार तो होगा, हमारे देश के बाहर भी हम अपना व्यवसाय फैलाने की कोशिश में ही रहते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम होते हैं उनका पालन करना होता है। क्वालिटी वाली वस्तु को उत्पादन करना, गुणवत्ता वाली लेंगे, कोई लोकल वस्तु थोड़ी ले लेंगे कोई भी। और दूसरा उसमें बढ़ती प्रतिस्पर्धा यानी जो कंपटीशन जो हो रहा है उसके लिए धैर्य और साहस यानी हिम्मत भी रखनी है और साहस से काम करना है, यानी आगे की ओर बढ़ना है। अपनी अगर वस्तुएं हम अच्छी क्वालिटी को समय पर अगर भेजते हैं, किसी को देते हैं, उत्पादन करते हैं, तो हमें कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है, क्योंकि प्रतिस्पर्धा में फिर हम साहस के साथ, धैर्य के साथ खड़े रह सकते हैं। कंपनी शहरों में प्रत्यक्ष रूप से मालिकों के द्वारा संचालक संभव नहीं बनता। जो अब मालिक जो है, मालिकों के द्वारा कंपनी किसकी होती है, मालिक की होती है। मालिक उसका क्या है कि संचालक खुद अकेला नहीं कर सकता है, इसीलिए कंपनी का प्रबंध करने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है, क्योंकि अकेले व्यक्ति, कंपनियां बड़ी होती है तो अकेला व्यक्ति व मालिक काम नहीं कर सकता, सब चीज़ों को संभालना बहुत मुश्किल होता है, असंभव होता है। इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रबंध करने की, यानी किसी और प्रबंध किए व्यक्ति की जो प्रतिनिधि होता है, जो उसके बारे में उसकी नियुक्ति उन्हें करनी पड़ती है। कंपनी का कामकाज इन प्रतिनिधियों के समूह के द्वारा होता है। जो समूह एक बना दिया जाता है, ग्रुप बना दिया जाता है, गुट बना दिया जाता है, उनके द्वारा फिर कंपनी के कार्य वगैरह देखे जाते हैं और वो ही उनके कामकाज में ध्यान लगाते हैं। जिन्हें संचालक मंडल बोर्ड के रूप में पहचाना जाता है, यानी संचालक मंडल ये हर जगह जैसे आपने देखा होगा, संचालन करने वाला कौन होता है, मेन मालिक थोड़ी काम करता है, मेन मालिक तो पैसा लगाता है, अब उसके बस की बात नहीं होती। इसीलिए कुछ व्यक्तियों को मिला करके फिर एक जो व्यक्ति ऐसा, अब ऐसा हर किसी को नहीं बनाया जाता, देखो ऐसा व्यक्ति जो धैर्य साहस से काम कर भी सकता है और करवा भी सकता है, ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति की जाती है और उन्हें या तो बोर्ड के रूप में या फिर संचालक मंडल के रूप में उन्हें पहचाना जाता है। उचित ढंग से प्रबंध करने के लिए कुछ प्रावधानों का पालन भी करना पड़ता है। अब हर जगह नीति नियम तो होते हैं, चाहे कंपनी हो चाहे और कोई जॉब हो, आप कहीं पे भी अगर काम भी करो, यहाँ तक कि अपने घरों में भी नियम होते हैं। आपके घरों में भी नियम होंगे ना कि इतने बजे के बाद इतना एंट्री घर में नहीं आ सकते, उससे पहले आपको आना है, इतने बजे पहले जा नहीं सकते हो, खाने का, सोने का, सब ये नियम होते हैं, सब जगह के नियम होते हैं और हमें उनको अपने धैर्य से, साहस से, मन से उन्हें निभाना आवश्यक होता है। उसी प्रकार कंपनी में भी नियम और प्रावधान उनका पालन करना आवश्यक है। कंपनी अधिनियम में आने के बाद, यानी कंपनी जब अधिनियम में आ जाती है, उसके 30 दिन में संचालक मंडल की पहली सभा होनी चाहिए, यानी 30 दिन के अंदर में संचालन क्या करेगा, सबसे पहले सभा बुलाएगा, यानी मीटिंग करते हैं। प्रत्येक वर्ष में बोर्ड की कम से कम 4 सभा होना भी आवश्यक है। अब ऐसा तो है नहीं कि सभाएं नहीं होंगी, एक साल में कम से कम उनको 4 बार मीटिंग बुलानी पड़ती है। संचालक मंडल को क्या करना पड़ता है, एक साल में उन्हें 4 सभाएं बुलानी आवश्यक है। संचालक के व्यक्तिगत रूप से ऐसी सभा में भाग लेना भी चाहिए। अब जो भी संचालक, उनको सभी को उसमें भाग लेना अनिवार्य होता है। यदि किसी कारणवश व्यक्तिगत रूप से भाग नहीं ले सके तो नए कानून के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा भी सभा में भाग लेने की छूट दी गई है। अब मान लीजिए सबको कोई काम होता है, अर्जेंट किसी को कोई काम है, तो वो कॉन्फ्रेंस के जरिए भी उस सभा में भाग ले सकता है। अगर किसी कारणवश, वो रीज़न भी बताना पड़ता है, अगर कोई कारणवश नहीं आ पाता है तब ऐसे नियम होते हैं। कंपनी कानून 2013 के अनुसार सभा के लिए कम से कम 1/3 अथवा कम से कम संचालक 2 में से जो अधिक हो सभा में उपस्थित रहना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सभा में कोई उपस्थित नहीं हो, मतलब इसमें भी सभा में उपस्थित रहना आवश्यक है। कम से कम 2 में अगर व्यक्ति है
जो अधिक है, दोनों में से जो अधिक है यानी जिस पर ज़्यादा जिम्मेदारी है उनको रहना उसमें आवश्यक होता है। नए कंपनी कानून के अनुसार कंपनी में कम से कम एक संचालक पिछले गत वर्ष से भारत में कम से कम 180 दिवस का निवासी रहना चाहिए। और सभा में नए कानून के अनुसार क्या है कि कंपनी में कम से कम कंपनी के अंतर्गत जो काम करने वाला जो व्यक्ति है कम से कम पिछले जो वर्ष है, जो साल जा चुका है उसमें, और भारत में कम से कम 180 दिन रहना चाहिए, यानी 6 मंथ, इतना 180 दिन उनको वहाँ पर रहना हुआ आवश्यक है। किसी भी संस्था के अस्तित्व के लिए दो महत्वपूर्ण है, एक तो मालिकी और दूसरा है संचालन। अगर कोई भी संस्था अपने अस्तित्व में तभी आती है जब उसके पास मालिक हो, यानी पैसा लगाने वाला हो मालिक हो, और संचालन करने वाला व्यक्ति हो। कंपनी स्वरूप में इक्विटी अंशों में विनियोग करने वाले मालिक है, यानी जो भी कंपनी में जो भी पैसा लगाता है और शुरू करता है वो होता है उसका मालिक, जो स्वयं विनियोग की रकम का जोखिम उठाते हैं। अब जो पैसा उन्होंने लगाया उसकी जोखिम किसकी रहती है? मालिक की, क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है। जो स्वयं विनियोग की रकम का जोखिम उठाते हैं। कंपनी का संचालन करते समय उद्भव परिणाम यानी शुरुआत का परिणाम क्या होगा? उद्भव यानी शुरुआत, लाभ या हानि मालिक के भाग में जाता है। शुरुआत तो कंपनी को ही झेलना पड़ता है कि नुकसान है या लाभ है, जो भी फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है वो सारा मालिक के भाग में आता है, यानी मालिक ही उसका हकदार होता है। कंपनी का अच्छा संचालक प्रतिष्ठा एवं लाभ की ओर ले जाता है। अगर कोई संचालक कंपनी को जो चलाने वाला है अच्छा है संचालक, तो उसके ज़रिए क्या होती है? कंपनी लाभ में जाती है, क्योंकि वो अपने साहस से, बलबूते से, बुद्धिमानी से काम करता है। जबकि ढंग बिना का प्रबंध हानि को आमंत्रित देता है। अगर कोई संचालक सही नहीं है, काम सही तरीके से नहीं करता, कंपनी के प्रति उसका कर्तव्य नहीं समझता, तो कंपनी फिर क्या है? नुकसान की साइड जाती है, यानी हानि की ओर चला जाता है, और उसका नुकसान कंपनी के मालिक को उठाना पड़ता है। इसीलिए वर्तमान समय में अधिकतर कंपनियों में संचालक कंपनी में अंशधारक के रूप में मालिकी रखते हैं, यानी जो अंशधारक है उनका। अब जो वर्तमान में क्या हो रहा है कि जो वर्तमान में जो कंपनी में जो पैसा लगाता है, जो अंशधारक है, वो उसको मालिकी स्वरूप में ही रखा जाता है कि अगर नुकसान भी होगा तो सबका होगा। और योग्य संचालन की नीति और योग्य प्रबंध की है कुशलता से कंपनी को सफलता के शिखर पर भी पहुंचाते हैं। तो उससे क्या होता है? अगर उनको मालिकी हक दे दिया जाता है तो वो अपनी योग्यता से क्या करते हैं? वो अपनी कुशलता से, योग्यता से जो कंपनी है उसको बहुत ऊपर शिखर तक ले जाते हैं, यानी अच्छा विकास कंपनी के प्रति वो लगे रहते हैं। भारत में कंपनी स्वरूप के संचालन में अलग अलग समय पर परिवर्तन होते रहते हैं। जब भारत की जो भी कंपनी है जब स्वरूप में आती है तो संचालक के सब अपने अपने समय पर बदलते रहते हैं। वर्तमान कंपनी कानून के अनुसार संचालक मंडल द्वारा ही कंपनी का संचालन होता है, यानी कंपनी का संचालन कब होता है? जब कंपनी का संचालक मंडल वो जब संचालन करता है तब। संचालक मंडल की मदद करने के लिए प्रबंधकीय संचालक की नियुक्ति की जाती है। प्रबंधकीय संचालक, क्योंकि अकेला संचालक मंडल भी क्या करेगा? उसकी सहायता के लिए प्रबंधकीय मंडल की आवश्यकता होती है, और इसीलिए उसकी नियुक्ति भी की जाती है। संचालक और संचालक मंडल परिभाषा। कंपनी कानून के अनुसार संचालक अर्थात कंपनी के संचालक मंडल की नियुक्त संचालक। कंपनी कानून के अनुसार क्या होता है? संचालक किसे कहते हैं? जो कंपनी के संचालन मंडल में नियुक्त किया जाता है उसे संचालक कहते हैं। इसके अलावा संचालन की परिभाषा अलग अलग लेखकों ने अपने अनुसार दी है। पहला है इसमें संचालक अर्थात ऐसा व्यक्ति जो कंपनी में संपूर्ण संचालन, यानी जो कंपनी में ऐसा एक व्यक्ति जो पूरे कंपनी के अंतर्गत
संपूर्ण संचालन, संपूर्ण देखभाल करता हो, निर्देशन और नियंत्रण के लिए व्यापक नीति का निर्माण करता है। यानी अपनी कंपनी के प्रति हितैषी रहता हो, हित की भावना सोचने वाला व्यक्ति, और वो अपने जो भी है नियंत्रण भी करता है और व्यापक नीतियां का निर्माण, जो अच्छी जो नीति नियम है जिससे कंपनी को लाभ प्राप्त हो सके, उसका भी वो निर्माण करता है। उसे ही संचालक कहते हैं। संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जो आवेदन पत्र और नियमन पत्र के अधीन रहकर नीति और व्यूह के निर्माण के द्वारा कंपनी का संपूर्ण संचालन करता है। यानी संचालक एक ऐसा व्यक्ति है जो आवेदन पत्र होते हैं और जो नियमन पत्र होते हैं, उन दोनों के अधीन रहकर, यानी उनके अधीन रहकर के जो नीति और नई नई जो रचनाएं बनाई जाती है, वो उनके अंतर्गत रह कर के ही नए नए नीति नियम की रचना करता है, जिससे क्या होता है, कंपनी और उसके द्वारा कंपनी, जो पूरी कंपनी है, उसका संचालन करता है। यहाँ पर विशेष बाबत ध्यान देने वाली यह है कि संचालक संयुक्त रूप से कंपनी का संचालन करते हैं। यानी जो संचालक है वो अपने संपूर्ण समूह के साथ कंपनी को चलाते हैं, जिन्हें संचालक मंडल के रूप में जाना जाता है। चलाने वाला कौन है कंपनी को? संचालक मंडल। कंपनी का संचालन करने के लिए संचालक मंडल को सर्वोच्च सत्ता है, यानी सभी प्रकार की उसके पास अधिकार भी दिए जाते हैं। कंपनी रूपी शरीर में संचालक मंडल मस्तिष्क का काम करता है। अगर मान लीजिए कंपनी है, उसको चलाने के लिए संचालक का होना आवश्यक, संचालक मंडल का। जैसे शरीर को चलाने के लिए एक हमारा शरीर है, ऐसे हम बैठे रहेंगे गुमसुम, लेकिन जब मस्तिष्क, सोच विचार करने की क्षमता हमारे कहाँ है? मस्तिष्क में। उसमें नए नए विचार आते हैं, नई नई बातें आती है, फोन चलाने की बातें आती है, किसी को याद करते हैं, सब कहाँ आ रहा है? माइंड में आ रहा है, मस्तिष्क में आ रहा है। तो जैसे मस्तिष्क में कुछ आया, हमारे हाथ वाथ हिलने लगते हैं, हम घूमने लगते हैं, कहीं जाना होता है, मस्तिष्क में आया कि चलो उसके चलते, लेकिन आया तो माइंड में ही ना, फिर हमारे हाथ पैर चलते। उसी प्रकार से कंपनी के जो संचालक मंडल है वो मस्तिष्क से सोचने समझने काम करने की शक्ति सारी उसकी होती है। उसके द्वारा जो कंपनी है उसको शरीर का है, उसके अनुसार ही कंपनी चलती है। अब है हमारा संचालकों का कानूनी दर्जा, यानी जो संचालक हैं उन्हें कानूनी दर्जा किस प्रकार से प्राप्त है। कंपनी स्वरूप में संचालन का स्थान खूब महत्वपूर्ण है। कंपनी अगर शुरू करनी है तो सबसे उसको चलाने वाला कौन है? उसको चलाने वाला है संचालक, और इसीलिए उसका स्थान सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि अगर वो कंपनी शरीर है तो मस्तिष्क तो संचालक मंडल ही है, इसीलिए उसका स्थान भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसे लोगों का माइंड अगर सही रहता है तो सारे काम सही रूप से होते हैं, अन्यथा अगर माइंड डिस्टर्ब है तो वो काम पहले ही नहीं करेगा। यानी इसलिए माइंड का होना, संचालक मंडल का होना आवश्यक है। अलग अलग समय पर कंपनी के संदर्भ में विभिन्न न्यायालयों ने दिए निर्णय के आधार पर संचालकों का कंपनी के साथ संबंध कानूनी दर्जा निम्नानुसार बताते हैं। अलग अलग समय, यानी समय में जैसे जैसे परिवर्तन होता है उसके अनुसार ही कानून में भी परिवर्तन होता है। तो वो कानून जो कंपनी के संदर्भ में है, तो जो न्यायालय ने जो निर्णय दिए थे, जो फैसले दिए थे, उसके आधार पर ही कंपनी क्या करती है? संचालकों के साथ संबंध रखती है। यानी कानूनी भी दर्जा निम्न अनुसार बता सकते हैं। पहला, इसमें संचालक प्रतिनिधि के रूप में, यह कानूनी दर्जा है जो उन्हें दिया जाता है। संचालक अंशधारकों के प्रतिनिधि हैं। संचालक कौन है? जो अंशधारकों के, उनमें से चुने हुए जो प्रतिनिधि होते हैं वो होते हैं संचालक, क्योंकि मालिक तो वो है जो पैसा लगाता है कंपनी में, और संचालक है जो अंशधारी जो व्यक्ति होते हैं उनमें से चुना हुआ एक प्रतिनिधि होता है, व्यक्ति होता है। उन्हें चुना जाता है, और चुनने वाले कौन होते हैं? वो भी अंशधारक ही होते हैं।
उनकी सेवा के बदले पारिश्रमिक दिया जाता है। अब वैसे भी परंतु वे कंपनी के वेतनिक कर्मचारी नहीं हैं। वो ऐसे नहीं है जैसे 1 महीने काम करेंगे तो उनको पैसे देंगे, क्योंकि वो अंशधारी है, उन्हें चुना हुआ है। उनको क्या है कि वो सेवा देते हैं, मेहनत करते हैं, सबका निरीक्षण करते हैं, सबके नियम वगैरह के अनुसार काम करवाते हैं, यानी कंपनी को किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाए, लाभ हानि किस प्रकार से होगी। तो जो उनका जो परिश्रम होता है, यानी जो सेवा होती है, सेवा के बदले उनको पैसे मिलते हैं, ना कि उनको महीने का फिक्स एक सैलरी होती है। फिक्स सैलरी उनकी नहीं होती है, क्योंकि वो काम करने वाले मजदूर थोड़ी है, कर्मचारी थोड़ी है, वो तो अंशधारक है, वैसे तो उनका हिस्सा ही हो गया। कारण कि कंपनी का संचालन अंशधारियों के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के द्वारा होता है, क्योंकि उनको चुनने वाले भी कौन होते हैं? अंशधारक ही होते हैं। संचालक कंपनी के आवेदन पत्र में बताई सत्ता की मर्यादा में रहकर ही काम करते हैं, यानी कंपनी के अंदर क्या है कि आवेदन पत्र में जो भी मर्यादाएं बताई गई है उनका, यानी मर्यादाएं क्या क्या है, मर्यादा के अनुसार जो अधिकार संचालक मंडल के दिए जाते हैं उनके अंतर्गत रहकर ही संचालक मंडल काम करते हैं। सत्ता भार के कार्यों के लिए संचालक व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होता है। अगर आवेदन पत्र में जो सत्ता दिए, जो अधिकार दिए हैं, उसके अंतर्गत रह के काम करते हैं तो काम अच्छा होता है, तो वो कंपनी के हित में होगा। लेकिन अगर मान लीजिए जो आवेदन पत्र में जो सत्ताएं दी गई थी उसके अधीन न रह करके अलग से अगर वो काम करते हैं, उसके बाहर रह करके काम करते हैं, तो जो भी काम होगा उसके जिम्मेदार भी वो खुद व्यक्तिगत रूप से ही माने जाते हैं। इसमें सेकंड है संचालक प्रबंधकीय साझेदार के रूप में। अंशधारक कंपनी के मालिक होते हैं, अंशधारक नहीं, क्योंकि वो भी तो पैसे लगाए इसलिए वो भी मालिक होते हैं। वे अपने में से प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। अब प्रतिनिधि का चुनाव भी किस में से किया था? अंशधारियों के अंदर ही जो अंशधारी जितने भी हैं उन्हीं में से संचालक मंडल को चुना जाता है। एक व्यक्ति को चुना जाता है जो संचालक के रूप में काम करता है, यानी उन्हें लगता है कि हाँ भाई ये व्यक्ति काम कर सकता है, तो उसे चुना जाता है जो संचालक के रूप में काम करता है। इस प्रकार जैसे आपकी क्लास में एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपकी क्लास में सभी बच्चे हैं, अब अगर मॉनिटर बनाएंगे तो उन्हीं बच्चों में से बनाएंगे जो आप लोग सब हो, और आप लोगों की रजामंदी से ही बनेगा, यानी प्रतिनिधि कौन हुआ? स्टूडेंट हुआ। स्टूडेंट के कहने से ही जो आपको सबको लगेगा कि हमारी बात आगे तक रखेगा, पढ़ने में सही है, हमारी हर समस्याओं का समाधान करेगा, तभी आप मॉनिटर बनाते हो ना। सेम सिचुएशन ही इसमें होती है। कंपनी में के अंशधारक जो होते हैं वो अपने प्रतिनिधियों में से ही एक व्यक्ति को संचालक बनाते हैं। इस प्रकार संचालकों का दर्जा प्रबंधकीय साझेदार का स्वरूप होता है, यानी प्रबंधकीय साझेदार को जो इनका प्रबंध करता है, देखभाल करता है। मालिकी के रूप से अंश आवंटन, यानी अंशों को बांटना, अंश की किस्त मंगवाना। अब जो अंशों की कोई किस्त रह गई है वो मंगवाई जाती है, करने वाला कौन है? संचालक। आदि प्रकार के सामूहिक निर्णय लेते हैं, फिर भी साझेदार नहीं कह सकते, ये साझेदार नहीं हो सकते, ये पार्टनर नहीं कह सकते, ये अंशधारक है, यानी कुछ हिस्सा होता है ना, कि पार्टनर में तो क्या है, दोनों का बरोबर 50-50% होता है। इसीलिए इनका काम क्या है कि आवंटनों को बांटना और जो बकाया जो राशि है, किस्त है, उनको मंगवाने का काम है, ना कि ये साझेदार है, पार्टनर नहीं है। कारण कि साझेदार में एक साझेदार का कार्य दूसरे साझेदार को जिम्मेदार बनाता है। दो पार्टनर है तो दोनों एक दूसरे के लिए जिम्मेदारी मानकर कंपनी के लिए काम करते हैं, परंतु संचालक अपने कार्यों के द्वारा अन्य संचालकों को जिम्मेदार बना देता है। यानी संचालक तो क्या कहता है, पार्टनर में तो क्या होता है, एक व्यक्ति काम सही नहीं करा तो दूसरे को चिंता लगती है, दूसरा भाई अपनी कंपनी डूब नहीं जाए, इसलिए वो काम करता है। लेकिन अंशधारकों में क्या होता है ये, परंतु संचालकों में क्या होता है कि जो संचालक है ना, वो अपनी जो जिम्मेदार है, जो काम है, वो दूसरे व्यक्तियों के द्वारा काम करवाता है, उनके जिम्मेदार उनको ठहरा करके कि तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें इस प्रकार से और इतना काम कंपनी के लिए करना है। दूसरा साझेदार का संबंध स्थायी स्वरूप का होता है, क्योंकि वो पार्टनर है तो वो स्थायी है, जब तक कंपनी चलेगी तब तक वो रहेंगे। लेकिन संचालकों को क्रम का अनुसार निवृत्त होना पड़ता है। अब संचालकों तो क्या होता है, जब मान लीजिए 2 साल 5 साल बाद उन्हें लगता है कि ये सही नहीं चल रहा तो उन्हें
जॉब छोड़नी पड़ती है, दूसरे व्यक्ति को फिर निवृत्त किया जाता है यानी लगाया जाता है। तीसरा है संचालक ट्रस्टी के रूप में। कंपनी के अंशधारियों के द्वारा संचालकों को चुना जाता है। कंपनी के जो अंशधारक हैं उनमें से ही एक व्यक्ति को, जो संचालक होता है, उसको चुना जाता है। तब उन्हें कंपनी की संपत्तियां और भंडोल यानी फंडों का प्रबंध भी सौंपा जाता है। फंड यानी जो पैसे आते हैं वो भी उन्हें सौंप दिया जाता है कि अभी इनकी जिम्मेदारी आपकी है। और संचालक मंडल का एक ट्रस्टी उसका प्रबंध करता है, यानी जो संचालक मंडल है उसका एक ट्रस्टी होता है, वो इन सब चीज़ों की देखभाल करता है, वो इसका प्रबंध करता है, रख रखाव करता है। अर्थात कि कंपनी का हित बना रहे उस ढंग से संचालक संपत्ति का प्रबंध करता है, यानी संपत्ति को किस प्रकार से प्रबंध करना है, किस प्रकार से लगाना है, कितनी आ रही है, किसको देनी है, ये सब का काम प्रबंध के संचालक के द्वारा किया जाता है। जो होता है उनका एक ट्रस्टी उसका प्रबंध करता है मेन। इस प्रकार का प्रबंध करते समय संचालक निजी लाभ या फायदा भी नहीं कर सकता। अब वो पैसे को ऐसा नहीं है कि खुद के लिए लगा लेगा, नहीं, वो कंपनी का ही फायदा सोचता है, न कि खुद का। फिर भी संचालक कंपनी के ट्रस्टी नहीं है। अब जो संचालक है वो कंपनी के ट्रस्टी थोड़ी हुए। कंपनी की सभी संपत्तियां संचालकों के नाम पर भी नहीं होती, क्योंकि वो तो कंपनी की है, तो संचालक मंडल की कैसे हो जाएगी, परंतु कंपनी के नाम पर होती है। अब नाम जो होगा कंपनी का, उसके अनुसार ही जो कंपनी के जो पैसे हैं उसका प्रबंध भी कंपनी के नाम से ही किया जाएगा, न कि संचालक मंडल के नाम से। जबकि ट्रस्ट में संपत्तियां ट्रस्टी के अपने नाम पर होती है। अब ट्रस्टी होता है तो ट्रस्टी तो खुद हुआ ना, जैसे हमारे संजय सर हैं ट्रस्टी, चला संचालक कौन कर रहे हैं, कुशाल सर, तो कुशाल सर की संपत्ति थोड़ी हुई, वो हुई ट्रस्टी की, संजय सर की। लेकिन अब तो अपने महेंद्र सर की संपत्ति हो गई, अब चेंज हो गया ना अपना ये, तो अब है हमारी महेंद्र सर की, वो इसके ट्रस्टी भी है और इसके हेड भी है, यानी चलाने वाले भी है। तो वो संपत्ति भी किसकी हुई, हमारे महेंद्र सर की। तथा अपने नाम से अदालत पर दावा कर सकता है। जबकि संचालक अदालत में कार्यवाही करता है तो वह अपने नाम से नहीं कर सकता, परंतु कंपनी के नाम से कर सकता है। अगर कोई काम करना हो किसी भी प्रकार का, तो जो संचालक मंडल है वो खुद के नाम से नहीं, अपने स्कूल के नाम से तो कर सकता है। जैसे कंपनी के नाम से संचालक मंडल जो भी है वो कंपनी के नाम से कर सकता है, खुद के नाम से नहीं कर सकता। ट्रस्टी खुद के नाम से कर सकता है। सॉरी। और अब है 4th पॉइंट, संचालक कर्मचारी के रूप में। कंपनी के संचालक कंपनी के कर्मचारी नहीं होते, क्योंकि कर्मचारी तो कौन होता है, जो वो महीने के वेतन पारिश्रमिक लेते हैं, वो होते कर्मचारी। और ये संचालक मंडल कर्मचारी नहीं होते, ये अपनी सेवा के बदले जो पारिश्रमिक है वो प्राप्त करते हैं। कुछ हेतुओं के लिए वे कंपनी के अधिकारी हैं, यानी कुछ समय के लिए ही हैं, बाकी नहीं। उपयुक्त बातों पर से स्पष्ट होता है कि कंपनी के संचालकों की कानूनी स्थिति निश्चित करने का काम आसान नहीं है। कंपनी के संचालक है तो कानूनी स्थिति अलग होती है, उनको सही तरीके से कैसे कर सकते हैं वो। कुछ हेतुओं के लिए वे कंपनी के अधिकारी हैं, क्योंकि कुछ समय ऐसा है जब उन्हें अब रखा गया है तो कुछ समय के लिए वो उसके अधिकारी होते हैं, यानी उनका अधिकार, कंपनी का अधिकार उन पे होता है। परंतु वे कंपनी के वेतनिक कर्मचारी नहीं है, लेकिन वो कंपनी के जो महीने के जो सैलरी मिलती है वेतनिक, वो उनके मजदूर नहीं है, कर्मचारी नहीं होते हैं। कुछ अंशों में वे कंपनी के प्रतिनिधि एजेंट के रूप में स्थान रखते हैं, यानी वो क्या है, कंपनी के प्रतिनिधि है, या फिर बोलते हैं ना ये एजेंट है। इनका काम है कंपनी की देखभाल करना, कंपनी का विकास करना, कंपनी के लाभ हानि करना। कुछ अंशों में कंपनी के ट्रस्टी के लक्षण रखते हैं, यानी ट्रस्टी के लक्षण, विशेषता जो होती है कंपनी की, वो इसमें रखी जाती है। इस प्रकार से संचालक 4 स्वरूप की लाक्षणिकताएं रखने वाले विश्वसनीय स्थान रखते हैं, यानी संचालक मंडल क्या होता है, उनमें ऐसे लक्षण होते हैं जो कंपनी के फायदे के लिए, हित के लिए काम करने वाले होते हैं, और उनके ऊपर कंपनी का संपूर्ण विश्वास भी होता है, जो कंपनी उनके ऊपर विश्वास करती है। तो
कंपनी क्या करती है? कंपनी में जो संचालक मंडल होता है वो कंपनी की देखभाल करती है और कंपनी का लाभ हानि और कंपनी के विकास के बारे में भी उसका पूरा ध्यान लगाती है कि कंपनी किस प्रकार से विकास कर रही है। ये सारी जिम्मेदारियां संचालक मंडल की होती है, लेकिन वो वेतनिक पारिश्रमिक नहीं होते। उनका महीने का जो परिश्रम है वो नहीं मिलता, बल्कि उन्हें जो सेवा करते हैं कंपनी की, जो अधिकार प्राप्त होते हैं, जो सेवा करते हैं, उसके अनुसार ही उन्हें पारिश्रमिक दिया जाता है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक, क्योंकि हम आज का लेक्चर यहीं पे रोकते हैं, आगे का कंटिन्यू हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। आज हमने पढ़ा संचालक, कंपनी के संचालक, और कल हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बच्चों।